गुड मॉर्निंग मेरे प्यारे बच्चों। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। इसी के साथ स्टार्ट करते हैं हमारे नए लेक्चर। और आज कुछ नया बच्चों, हम सब मिल करके आज कुछ नया जानने की कोशिश करेंगे। जैसे कि हमारा हर लेक्चर में हम बहुत सारी नई बातें जानते हैं। ओके, तो आज का हमारा टॉपिक है बच्चों आपके साइंस 1 का चैप्टर नंबर 13, कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व। ओके, तो कार्बन एक महत्वपूर्ण तत्व है। अगर कोई चीज इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली वो जो है वो पढ़ने लायक है। उसको एक अलग सा कहते हैं ना कि उससे एक कहते हैं ना टॉपिक बनता ही है। तो एज यू ऑल कैन सी कि आपके पूरा जो 9th स्टैंडर्ड का सिलेबस है उसमें हमारे पास 118 से अधिक तत्व हैं। बट कार्बन एक ऐसा है कि उस पे हमेशा एक चैप्टर होता है। इवन 9th में एंड इवन व्हेन यू गो फॉर योर 10th स्टैंडर्ड, वहां पे भी कार्बन पे एक स्पेशल ऐसे फुल एक चैप्टर है। तो इजंट दैट इंटरेस्टिंग अबाउट कार्बन? तो जरूर कुछ ऐसा होगा ही उसमें खास जिससे अच्छा खासा। इवन बच्चों अगर आप आगे जाओगे तो इफ यू टेक साइंस एंड देन आफ्टर 12th इफ यू चूज एज योर सब्जेक्ट केमिस्ट्री, तो केमिस्ट्री में पूरा एक ब्रांच ही है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो कि कार्बन से ही जुड़ा हुआ है बच्चों। ओके, so with that we start with our lecture, और जिसमें हमारा टॉपिक है कार्बन की अपरूपता और उसमें अकेलाती। अब अपरूपता में बच्चों हमेशा अपने स्टूडेंट्स को बोलती हूँ, अपरूपता इज लाइक यू कंपेयर्ड विद बहुत सारे अनेक रूप। अपरूपता मतलब अपार रूप, बहुत सारे रूप। तो जिसे मैं ऐसे भी कहती हूँ कि बच्चों याद रखो कार्बन जो है वो एक बहरूपिया है, ऐसे करके समझो। बहरूपिया इसका मतलब बहुत सारे रूप बदलता है। ओके, सो व्हाट इज एग्जैक्टली अपरूपता? बोल रहा है कि प्रकृति में बहुत सारे ऐसे तत्व होते हैं या कुछ ऐसे तत्व होते हैं जो कि एक से अधिक रूप में पाए जाते हैं, मतलब अनेकों रूप में पाए जाते हैं। तो कार्बन इज वन ऑफ देम। तो उसके बच्चों दो दो फॉर्म्स हैं, एक केलासीय रूप और दूसरा प्रकार है अकेलासीय रूप। केलासीय रूप में जो कार्बन के परमाणुओं की रचना होती है वो नियमित होती है, और अकेलासीय रूप में अनियमित होती है। जैसे कि अगर मैं हमारे स्कूल में बात करूं तो जब टीचर आपका अटेंडेंस लेती है तो आपने देखा होगा कि आप में से ही बहुत सारे आपके मित्र, बहुत सारे सहपाठी ऐसे होते हैं जो रेगुलरली स्कूल आते हैं। मतलब आई कैन से अगर एक साल में हार्डली वो 1-2 दिन एब्सेंट रहते हैं। सो दे आर वेरी रेगुलर स्टूडेंट, वेरी डिसिप्लिन्ड वन। और कुछ बच्चे ऐसे हैं कि उनका कभी भरोसा नहीं रहता है, आज आए कल नहीं आएंगे, परसों आए नरसों नहीं आएंगे। तो इस तरीके से दे आर वेरी मच इरेगुलर। तो ठीक इसी तरह कार्बन भी जो इतने सारे रूपों में पाया जाता है, तो कुछ रूप उसके ऐसे हैं जिसमें उसकी रचना जो है वो नियमित है, रेगुलर है, उसका एक पैटर्न है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर है, अच्छा षटकोणीय, चौकोन। तो इस तरीके से एक रेगुलर पैटर्न पाया जाता है। और कुछ एकदम इरेगुलर पैटर्न होता है, मतलब आप उसको एक नाम नहीं दे सकते कि इसकी रचना ऐसी है वैसी है। जैसे कि अगर आपने पढ़ा होगा लास्ट लेक्चर में हीरा, तो हीरा हैज गॉट अ परफेक्ट स्ट्रक्चर। ओके, यूं ऐसे ऐसे शेप होता है। ओके, तो जिसके 6 साइड्स होते हैं। तो इस तरीके से तो ये जो हीरा है वो एक एग्जाम्पल है सेम कार्बन के अपर रूप का, लेकिन उसकी नियमित रचना होती है, तो इसीलिए वह उसका केलासीय अपर रूप है। तो आज का हमारा टॉपिक है अकेलासीय रूप, किसके? कार्बन के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। I'll just write few examples. अकेलासीय रूप। तो बच्चों अकेलासीय रूप में सबसे पहले आप देखते हो पत्थर कोयला। तो पत्थर कोयला इज व्हाट? पत्थर कोयला बच्चों एक
प्रकार का जीवाश्म ईंधन है। आपको बहुत अच्छे से पता है कि जो हमारे धरती होती है, भूगर्भ होता है, उसमें कई सारे जो अवशेष हैं वनस्पतियों के, प्राणियों के अवशेष, और फिर कचरे, गले सड़े जो खरपतवार से लेकर के बाकी सारी चीजें जब एक के बाद एक दफन होते जाती हैं, और वो लेयर बाय लेयर हमारे जो कहते हैं ना कि अंडरग्राउंड वो सेट होते जाती है, और उसके ऊपर कई लेयर आते जाती है। आप देखते हो दिन ब दिन रोड बनते रहते हैं, उसके ऊपर एक लेयर, फिर दूसरी लेयर, ऐसे जब तक होता रहता है हम कंटिन्यूअसली अपने रोड का सीमेंटिंग एंड डांबर ये सब वगैरह चीजों से वो बनता ही रहता है। तो ये उसके बाद क्या होता है कि धरती के कई गुना दाब और उसकी जो गर्मी, उसके तापमान के कारण कई वर्ष लगते हैं, बात अलग है, लेकिन अंदर जो चीजें हैं वो धीरे धीरे उनका कन्वर्जन क्या होता है कि हजारों वर्ष, लाखों वर्ष में फिर क्या होता है, उससे हमें जीवाश्म ईंधन मिलता है। ओके, जो जीवाश्म ईंधन है उससे जो, उसमें पहला एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं पत्थर कोयला। पत्थर कोयला बच्चों जो है, इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन तीनों होता है, थोड़ी थोड़ी मात्रा में इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस और सल्फर भी होता है। ये ठोस रूप में पाए जाते हैं और इसके 4 प्रकार हैं। तो सबसे पहला पढ़ेंगे पत्थर कोयला, और इसके जो 4 प्रकार हैं बच्चों वो बहुत इंटरेस्टिंग है। ये जो 4 प्रकार हैं इनको कैटेगराइज कैसे किया गया है, ऑन द बेसिस ऑफ परसेंटेज ऑफ कार्बन प्रेजेंट इन देम। 1 सेकेंड। ओके, तो परसेंटेज ऑफ कार्बन के अकॉर्डिंग अब हम ये 4 में कैटेगराइज करने वाले हैं। तो सबसे पहला है लिग्नाइट। सबसे पहला है कोयला, सबसे पहला है बच्चों लिग्नाइट। अब लिग्नाइट में लगभग बच्चों जो या पीट के बाद लिग्नाइट लेते हैं, सबसे पहले पीट एंड देन लिग्नाइट। तो ये सारे 4 सिर्फ नाम हैं, और जो कि क्या कहते हैं कि कार्बन के अनुपात के आधार पर इन 4 नामों में, इन 4 प्रकारों में हमारा पत्थर कोयला डिवाइड होता है कि किसमें कितना कार्बन है। तो हम कार्बन के परसेंटेज में जो है ऊपर से नीचे की ओर धीरे धीरे आप देखोगे तो कार्बन के अनुपात में बढ़ोतरी होती है। जैसे कि पहले वाले में लगभग पीट में लगभग 60% कोयला ही पाया जाता है, लगभग 60% कार्बन, कार्बन। ओके, एंड देन नेक्स्ट है बच्चों लिग्नाइट। लिग्नाइट तो पीट में आपने पाया, पीट में है 60%, लिग्नाइट में 60 से 70%, 60 से 70% कार्बन होता है स्टूडेंट। उसके बाद है बिटुमिनस और एंथ्रेसाइट। तो ये जो बिटुमिनस है, बिटुमिनस, एंड देन लास्ट है एंथ्रेसाइट। एंथ्रेसाइट बच्चों ये जो लास्ट वाला है, दिस इज प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ पत्थर कोयला। तो ये जो सबसे ज्यादा प्योर होता है, और इसमें कार्बन का जो परसेंटेज होता है वो सबसे अधिक होता है, और लगभग 95% के आसपास होता है। इसमें होता है 70 से 90% कार्बन बिटुमिनस में, और ये जो मैं जिसकी बात कर रही हूँ एंथ्रेसाइट, ये इसमें लगभग 95% कार्बन होता है। बच्चों कार्बन का अनुपात अधिक होने के कारण ये महंगा भी मिलता है, तो इसीलिए थोड़ा सा बाकी के कंपैरिजन में ये कठोर भी होता है, और क्योंकि इसमें कार्बन ज्यादा होता है। तो इस तरीके से हमने देखा अकेलासीय रूप में पहला पत्थर कोयला। पत्थर कोयला बच्चों हम
अकेलासीय रूप के कैटेगरी में पढ़ रहे हैं तो एक चीज आप ध्यान दीजिएगा कि जरूर से इसके अंदर जो कार्बन के परमाणुओं की जो रचना है, उसकी जो फ्रेमिंग है वो अनियमित होगी। तो आप देखते भी हो तो कोयला वगैरह जो होते हैं वो रफ शेप के होते हैं। दे डोंट हैव अ पर्टिकुलर शेप कि कोयले का एक ही शेप हो। ओके, एंड दे आर वेरी मच ब्रिटल ऑल्सो। हाँ, लेकिन एंथ्रासाइट जो होता है वो थोड़ा कठोर, मतलब कंपैरेटिवली बाकी सबकी तुलना में यह थोड़ा कड़क होता है, कठोर होता है, क्योंकि इसमें कार्बन का जो अनुपात है वो अधिक होता है और ये शुद्ध कोयला भी माना जाता है बच्चों। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है वो है चारकोल। सेकंड पार्ट जो है वो है तो सेकंड पार्ट है I'll just rub. ओके, तो सेकंड पार्ट है हमारा चारकोल। सेकंड चारकोल। अब ये जो चारकोल है बच्चों, ये बताया जा रहा है कि प्राणियों से और वनस्पतियों के अवशेष दोनों से हमें मिलता है। इसका मतलब बच्चों ये जो हम जलाते हैं ना, प्राणियों के अवशेष जलाने पे जो थोड़ा बहुत उनके ज्वलन से हमें मिलता है, जो लास्ट में बच जाता है, तो उसके बाद उसी से बनता है चारकोल। तो वी गेट चारकोल फ्रॉम बोथ सोर्सेस, मतलब एनिमल काइंड और एंड जो हमारे प्लांट्स हैं वहां से भी, उनके अवशेषों से भी हमें चारकोल मिलता है। जो प्राणियों के अवशेष होते हैं उनसे वो जो चारकोल जो बनता है वो अक्सर उनके हड्डियों से, उनके सींग से इत्यादि से तैयार किया गया होता है। और वनस्पतियों से तो जो उनकी जो लकड़ी वगैरह को जब हम कम हवा की आपूर्ति में जब उसको ज्वलन करते हैं तो उससे हमें चारकोल प्राप्त होता है। ओके, तो उसके बाद अब तीसरा पढ़ते हैं कोक। जो थर्ड पॉइंट पढ़ते हैं बच्चों वो है कोक। सो व्हाट इज दिस कोक? तो क्या ये कोक वही है जो कि आप हम पेय पदार्थ में जो सॉफ्ट ड्रिंक्स होती हैं तो वो कोक, क्या वो ये कोक है? तो नो, इट्स नॉट दैट सॉफ्ट ड्रिंक कोक। तो ये कोक डेफिनेटली इट्स अ डिफरेंट वन। तो ये कोक क्या है? COKE कोक। ये जो होता है वो हमारा दूसरा वाला है। तो ये बोल रहा है कि जब पत्थर कोयले से कोल गैस निकालने पर जो शुद्ध कोयला बचा रहता है वो कहलाता है कोक। तो इवन इफ यू वांट आई कैन राइट दैट डेफिनेशन, जो कि 1 मार्क में आपको एग्जाम में भी पूछा जा सकता है कि पत्थर कोयला, ये जो हमने फर्स्ट टाइप अभी पढ़ा था पत्थर कोयला, जिसके 4 प्रकार थे। तो पत्थर कोयले से बच्चों जब गैस निकल जाती है, कोल गैस, पत्थर कोयले से कोल गैस निकालने पर बचा हुआ जो शुद्ध कोयला है बचे हुए शुद्ध कोयले को क्या कहते हैं? कोक। कोयले को कोक कहते हैं, कोक कहते हैं। तो अब ये तीनों को जानने के बाद आइए थोड़ा थोड़ा हर एक के उपयोग समझते हैं कि मतलब पत्थर कोयला का कहाँ उपयोग होता है, चारकोल का, और ऐसे ही कोक का कहाँ उपयोग होता है। तो वेयर वी फाइंड देयर एप्लीकेशन। ओके, तो जैसे कि सबसे पहले आपको अच्छे से पता है कि कारखानों में, घरों में जो कोयला जो है वो ईंधन के रूप में यूज होता है। बहुत पुराने समय में जो हमारी दादी वगैरह होते थे, तो अगर हम गांव में जाएंगे तो हम देखेंगे कि क्या होता है कि वहां पे लोग शुरुआत में सबके पास LPG सिलेंडर्स एंड
वगैरह वो सब की फैसिलिटीज नहीं होती थी बच्चों। तो बहुत जगह पे ऐसा भी होता था कि कोयला जो था ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता था और उससे हमारे जो हैं वो खाना बनाते थे, हमारे मदर्स और जो भी है। तो उसके बाद नेक्स्ट आप देख सकते हो कि ये जो कोक है, कोल गैस तथा कोल टार प्राप्त करने के लिए भी कोयला का उपयोग किया जाता है। तो ये जो कोल गैस है, जब आप कोयले का दहन करते हो तो उसमें से जो गैस निकलती है तो वो भी कोल गैस कहलाती है। तो उससे कोयले से हम कोक प्राप्त करते हैं और कोल गैस भी प्राप्त करते हैं। इसका मतलब पत्थर कोयला से ही हमें थर्ड मिला है, जो कि आप यहाँ पे भी देख सकते हो। तो ये भी पत्थर कोयला का एक उपयोग हुआ ना, पत्थर कोयला का एक उपयोग, आप इसे ईंधन के रूप में उपयोग करते हो जैसे खाना बनाने के लिए। दूसरा पत्थर कोयले का एक उपयोग, पत्थर कोयला के द्वारा ही आपको कोक मिल रहा है, कोल गैस मिल रही है। तो ये दोनों चीज यहाँ हमने मेंशन भी किया, तो ये हुआ ना पत्थर कोयले का एक एडवांटेज। और उसके साथ ही बच्चों कोयले का उपयोग जो होता है विद्युत निर्मित के लिए भी, विद्युत केंद्र जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी जनरेटर के सेंटर्स होते हैं, वहां पे भी कोयले का उपयोग करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, जिसे आप कहते हो विद्युत निर्मित। और ऐसे ही जब बच्चों हम चारकोल की बात करें, ये जो सेकंड नंबर है, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? तो चारकोल जो होता है बच्चों वो जल शुद्धिकरण के लिए भी किया जाता है। चारकोल का भी आप देखोगे ना तो मार्केट में बहुत सारे ऐसे क्लिनजिंग प्रोडक्ट्स भी आए हैं, फेस क्लिनजिंग प्रोडक्ट, चारकोल बेस्ड क्लीनर, क्लिनजिंग एजेंट। तो इस तरीके से फेशियल, फेस मास्क वगैरह में भी आप देखोगे तो उसके ऊपर ब्लैक कलर का ये रहता है, मतलब कि उसका एडवर्टीजमेंट के लिए वो जो ट्यूब होता है उस पर ब्लैक कलर से दिखाया होता है। इसका मतलब कि चारकोल फाइंड्स एप्लीकेशन इन क्लीनिंग इंडस्ट्री, तो फेस क्लीन करने के लिए। तो इस तरीके से चारकोल अक्सर शुद्धिकरण के लिए उपयोगी है। तो जैसे हमारा फेस क्लीन हो या जल शुद्धिकरण हो, तो इस तरीके से चारकोल का वहां पे बड़े पैमाने पर उपयोग किया जाता है बच्चों। उसके बाद थर्ड अगर हम आए कोक की बात करें, तो जैसे कि आपने देखा है कि पत्थर कोयले को भी जब और शुद्ध कर देते हो तो वो कोक बन जाता है, और प्योर कोयला जो होता है, शुद्ध कोयला जो होता है वो कोक कहलाता है। तो कोयला अगर वो है तो एनी टाइम यू कैन यूज दिस एज अ फ्यूल इन योर किचन हाउस होल्ड। तो इस तरीके से घरेलू ईंधन के रूप में कोक का उपयोग किया जाता है बच्चों। फिर अपचयक के रूप में, अब ये अपचयक मतलब क्या है? अपचयक इसका मतलब रिड्यूसिंग एजेंट। तो इस तरीके से भी कार्बन का उपयोग किया जाता है, कोक का उपयोग किया जाता है। कोक में कार्बन ही तो होता है। और उसके बाद बच्चों बताया जा रहा है वाटर गैस, प्रोड्यूसर गैस, इन जैसे तमाम गैसों को अगर ईंधन के रूप में जो कि यूज की जाती है, उनके सबकी निर्मित में भी कोक का उपयोग किया जाता है। ओके, तो इसके बाद आते हैं बच्चों हम हमारे दूसरे इंटरेस्टिंग टॉपिक पे, जो कि है हाइड्रोकार्बन। अब ये जो हाइड्रोकार्बन है बच्चों, अगर मैं इसमें आपको बोलूं कि बताइए क्या आप इसमें दो तत्व को लोकेट कर सकते हो, तो यू विल से ऑफ कोर्स यस। हाइड्रोकार्बन में बड़ी आसानी से आप देख रहे हो कि हाइड्रो जो है हाइड्रोजन और कार्बन मतलब सी। तो बच्चों हाइड्रोजन एंड कार्बन के संयोग से ही हाइड्रोकार्बन बने हुए हैं। ये सारे के सारे क्योंकि कार्बन से बने हैं तो ये कार्बनिक यौगिक कहलाते हैं। और ये हाइड्रोजन एंड कार्बन के संयोग से बना हुआ सबसे मूलभूत, सबसे सरल, और आप कह सकते हो कि हाइड्रोकार्बन में जो सबसे सरल कहते हैं ना उदाहरण है, वो है मीथेन, सी और H4, तो जिसे आप कहते हो मीथेन। ओके, तो मीथेन,
बच्चों एग्जाम में आपको 1 मार्क के लिए मीथेन का कभी संरचना सूत्र भी पूछता है, तो कभी कभी आपको इसका इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतिकृति भी पूछी जाती है। तो जब इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतिकृति पूछी जाएगी तो वो संरचना सूत्र के साथ, तब वो 2 मार्क की होगी। तो कार्बन, जैसे कि आप कार्बन के बारे में डिटेल जानते ही होंगे कि कार्बन का जो परमाणु क्रमांक होता है वह 6 होता है। ओके, तो अगर मैं कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण लिखूं तो 2,4 2,4, इसका मतलब कि कार्बन की संयोजकता 4 है। कार्बन की संयोजकता 4 है। तो बच्चों, मैं अपने स्टूडेंट्स को हमेशा ये कह करके उन्हें ये चीज क्लियर कराने की कोशिश करती हूँ, सो दैट दे रिमेम्बर दिस फॉर एवर। तो वो क्या है कि कार्बन जो है वो 4 हाथ वाला व्यक्ति है, ऐसे समझिए। जैसे हमारे आपके पास सिर्फ 2 हाथ है, तो ऐसा समझिए कि इनके पास 4 हाथ होते हैं, 1 2 3 4, जो कि आप अलग अलग तरीके से दिखा सकते हो। तो बट 4 यू हैव टू शो 4 हैंड। ओके, तो अब मैं क्या लिखने की कोशिश कर रही हूँ, मैं मीथेन का संरचना सूत्र लिखने जा रही हूँ। तो अब आप देख रहे हो इसके अणु सूत्र में कार्बन तो हमने शो कर दिए, 4 हाइड्रोजन शो करने बाकी हैं। तो एक एक हाथ पे एक एक हाइड्रोजन शो कर दीजिए बच्चों, एक एक हाथ पे एक एक हाइड्रोजन शो कर दीजिए। जैसे मेरा 4 हाथ है, तो 4 हाथ 4 हाइड्रोजन से पकड़ा हुआ है, थामा हुआ है। तो दिस इज कॉल्ड मीथेन का संरचना सूत्र। ये I'll just put this in one box. तो ये मीथेन का बच्चों संरचना सूत्र है। अब आते हैं मीथेन के इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतिकृति पे। तो जस्ट कुछ ज्यादा नहीं करना है बच्चों, ये आपको अच्छे से पता है। एक बॉन्ड जो है, एक बॉन्ड वो किससे बना होता है? 2 इलेक्ट्रॉन से बना होता है। तो 1 बॉन्ड, इसका मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। तो बस बॉन्ड हटा करके आप इलेक्ट्रॉन्स दिखा दीजिए, बॉन्ड हटा करके इलेक्ट्रॉन्स कुछ इस तरीके से। तो ये हो गया क्या बच्चों? ये हो गया आपका इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतिकृति। तो इस तरीके से यू कैन शो इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतिकृति ऑफ मीथेन। ओके, अब आप 10th में जाओगे तो आपको ऐसा भी बताया जाता है कि एक को आपने डॉट से बताया है और एक को आपने क्रॉस से बताया है। तो ये जो डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर होता है, तब वो वहां कहलाता है इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, जो कि आपको 10th में आप ऑलरेडी पढ़ोगे, बट अभी मैं बता दे रही हूँ। तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर ये बड़े आराम से आप 9th में भी बनाओगे, तो कोई दिक्कत नहीं है। बस आप ये कह दीजिए, आप यहाँ पे जस्ट इलेक्ट्रॉन्स चाहे कार्बन के हो चाहे हाइड्रोजन के हो बच्चों, वो सेम ही दिखते होंगे, उनका सेम ही सिंबल है। यहाँ तो जस्ट मेक to differentiate between the electrons of carbon and electrons of hydrogen, just उसमें अंतर बस आपको हम करा सके, इसके लिए हमने यहाँ पे क्रॉस एंड डॉट से चीजों को हमने प्रदर्शित किया है। जैसे आप कह सकते हो क्रॉस को इलेक्ट्रॉन ऑफ कार्बन और ये है इलेक्ट्रॉन ऑफ हाइड्रोजन। इसका मतलब ये कार्बन के इलेक्ट्रॉन, ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप नीचे एक, आप कहते हैं ना कि ये दे देते हो, संकेत चिन्ह दे देते हो कि अब उसमें क्या होता है। जैसे कि कार्बन के पास 4 हाथ, तो ये कार्बन के 1 2 3 4 ये उसके क्रॉसेस हैं, और ये हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया, हाइड्रोजन 1 इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का ये डॉट वाला एंड हाइड्रोजन का ये डॉट। तो इस तरीके से बच्चों आप पढ़ते हो, और ये वहां पे 2 मार्क्स का पूछा जाता है कि मीथेन के डॉट एंड क्रॉस स्ट्रक्चर, जो कि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतिकृति है। तो आपको तो और आसान है, आप सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे क्या करोगे, आप एवरीवेयर यू हैव टू मेक डॉट्स एंड दैट्स इट, सिंपल है। तो इस तरीके से
कार्बन का भी अष्टक पूर्ण और हाइड्रोजन का भी अष्टक पूर्ण, और आपको मॉलिक्यूल जो यौगिक है उसका नाम है मीथेन। ओके बच्चों, अब उसके बाद इसी से ये जो यौगिक है ये किस प्रकार का यौगिक है, यह है सहसंयोजकीय यौगिक। अब सहसंयोजकीय यौगिक इसका मतलब क्या, मैं आपको बताती हूँ। जैसे कि एक कंडीशन, एक एग्जाम्पल है, उसको जरा आपको अज्यूम करना है। जैसे जैसे मैं बोलूंगी वैसे चीजों को सोचने की कोशिश करिए कि जैसे स्कूल में अभी ब्रेक हुआ है और आप अपने फ्रेंड के साथ बैठे हैं, और ब्रेक में एक ऐसा केस है कि जिसमें क्या होता है कि आपने 4 रोटी लाई है और आपके फ्रेंड ने 1 ही रोटी लाई है। आपके फ्रेंड ने जो है 1 ही रोटी लाई है और आपने 4 रोटी लाई है, और डेफिनेटली यू आर नॉट फीलिंग दैट हंग्री, यू आर नॉट आपको इतनी ज्यादा भूख नहीं लगी है, और आपके फ्रेंड की भूख जो है वो 1 रोटी की तो डबल एग्जैक्टली है ही, इसका मतलब उसको अच्छी खासी भूख लगी है। तो आप क्या करते हो, क्योंकि यू आर नॉट दैट हंग्री, तो आप कहते हो उसे कि चलो शेयर कर लेते, तो आप अपनी 2 एक्स्ट्रा रोटी उसे उठा के दे देते हो। तो इस तरीके से आपको थोड़ी बहुत ही भूख लगी थी, तो आप 2 रोटी में आपका काफी हो जाता है, और वो 3 रोटी में अच्छे से उसका हंगर जो है ही सेटिस्फाइड। हाँ, तो इस तरीके से आपने क्या किया, आप लोग ने रोटियों की शेयरिंग की। तो यू पीपल हैव शेयर्ड योर टिफिन, एंड दैट यू नो इन डेली स्कूल आल्सो यू डू दैट, राइट। तो इसी तरीके से ये क्या है, ये मॉलिक्यूल भी ऐसे ही आपस में करते हैं। ये जो कार्बनिक यौगिक, अगर मैं कार्बन एंड हाइड्रोजन की बात करूं, तो दे हैव डन द सेम थिंग। इन्होंने अपने इलेक्ट्रॉन्स शेयर किए हैं, उनकी साझेदारी की है। एंड जो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से बने जो यौगिक होते हैं वे कहलाते हैं सहसंयोजकीय यौगिक। तो इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी से निर्मित यौगिक को सहसंयोजकीय यौगिक कहते हैं। लाइक द बेस्ट एग्जांपल यू हैव इज कार्बनिक यौगिक। उसमें मीथेन, ईथेन, प्रोपेन, प्रोपीन, प्रोपाइन कुछ भी होने दो, तो ये सारे के सारे जो कंपाउंड्स हैं बच्चों, ये सारे के सारे सहसंयोजकीय यौगिक है, एंड इनके अंदर सहसंयोजकीय बंध पाए जाते हैं। तो इनके यौगिकों के अब गुणधर्म अगर मैं बोलूं, कभी कभी 3 मार्क्स के लिए बच्चों एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है, सहसंयोजकी यौगिकों के गुणधर्म लिखिए। तो सबसे पहले आप लिख सकते हो कि सहसंयोजकी यौगिकों का गलनांक और द्रवणांक कम होता है। गलनांक और द्रवणांक मतलब मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब उसके बाद दूसरा, ये प्रायः पानी में अविलेय, इसका मतलब बच्चों ये पानी में जल्दी से घुलते नहीं हैं, और ये ज्यादातर कार्बनिक यौगिकों में, विलायकों में ही विलेय होते हैं। इसका मतलब अगर कार्बनिक सॉल्वेंट है, कार्बनिक सॉल्वेंट, तो उसमें ये बड़े आसानी से घुल जाते हैं। उसके बाद दूसरा, ये विद्युत और ऊष्मा के मंद चालक होते हैं। तो इसमें से जनरली आप विद्युत धारा और ऊष्मा उतनी आसानी से प्रवाहित नहीं कर सकते हो। तो ये उसके 3 कह सकते हो आपकी ये हो गए उदाहरण, गुणधर्म हो गए, विशेषताएं हो गई। उसके बाद बच्चों एक छोटा सा टॉपिक सेम इसी में, जैसे कि मैंने बोला कि कार्बन के 4 हाथ होते हैं, तो वो आप अलग अलग तरीके से दर्शा सकते हो। तो पहले मैंने यू बताया, ओके। फिर दूसरा तरीका मैं बताने जा रही हूँ आपको, ये डबल बॉन्ड दिखा दो। हाँ, कई तरीकों से आप दिखा सकते हो। तो एक डबल बॉन्ड, 2 सिंगल बॉन्ड, टोटल काउंट करो कितने हाथ दिखाएं, 1 2 3 4, डन। और ऐसे ही बच्चों 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये अब, क्योंकि दे आर डिफरेंट, भले कार्बन के 4 हाथ दिखा तो दिए हैं आपने यहाँ पे 1 2 3 और ये 4, बट उनके तरीके डिफरेंट है। तो ये जो सिंगल सिंगल बॉन्ड होते हैं बच्चों, जिसे हम कहते हैं इकहरा बंध, तो ये जो इकहरे बंध होते हैं ये क्या कहलाते हैं, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। ये क्या कहलाते हैं बच्चों, संतृप्त हाइड्रोकार्बन। और ये जो बाकी के 2 कैटेगरीज हैं, अभी इसे मैं ऐसे भी दिखा सकती हूँ, कार्बन लेफ्ट में डबल बॉन्ड, राइट में डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसे आप कहते हो दोहरा और तिहरा बंध, तो ये क्या कहलाते हैं, असंतृप्त हाइड्रोकार्बन बच्चों। तो मैं यहाँ लिख देती हूँ संतृप्त
और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को मैं शॉर्टकट में एच से लिख रही हूँ, तो आप समझ जाइए कि मैंने लिखा है हाइड्रोकार्बन। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन, इसमें कभी कभी आपको एग्जाम में 2 मार्क का अंतर स्पष्ट करो भी आता है बच्चों। तो आप क्या लिखोगे कि जिन हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के मध्य इकहरा बंध होता है, सिंगल बॉन्ड, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और जिन हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा अथवा तिहरा बंध होता है, उन्हें असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। सिंपल है, अगर सिंगल बॉन्ड है तो संतृप्त, और अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड है तो असंतृप्त। तो इस तरीके से बच्चों इसकी बड़ी आसानी से हम परिभाषा भी समझ लेते हैं, उसे लर्न कर लेते हैं, और एग्जाम में 2 मार्क्स में ये आता भी है। तो इस तरीके से आप उसे लिख सकते हो। और दूसरा पॉइंट, आप उसमें एग्जाम्पल्स डाल दीजिएगा। जैसे कि अगर मैं इकहरे बंध की कैटेगरी के एग्जाम्पल्स आपको बताऊं, तो बेस्ट एग्जाम्पल अभी जस्ट हमने लिया। संतृप्त के उदाहरण में आप लिख सकते हैं मीथेन, जो आपने लिखा CH4, जिसका अभी अभी हमने संरचना सूत्र लिखा, इलेक्ट्रॉन डॉट प्रतिकृति लिखी। तो मीथेन, इथेन, इस तरीके से। अब असंतृप्त में आपको दोनों टाइप का मैं उदाहरण दे देती हूँ। दोहरा बंध के लिए इथीन और तिहरा बंध के लिए इथाइन। इथाइन। और ऐसे ही आप लिख सकते हो दूसरे एग्जाम्पल भी, प्रोपीन एंड प्रोपाइन। प्रोपाइन। तो बच्चों ये बहुत ही आसान है, बस थोड़ा सा आपको नाम का प्रैक्टिस करना है, और आप 1-2 बार उसे लिख लोगे तो आपको बड़ी आसानी से इसके नाम भी आ जाएंगे। ओके, तो एक बार रिपीट कर देती हूँ। संतृप्त और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन के 2 पॉइंट आप अंतर स्पष्ट करो में क्या लिखोगे? संतृप्त के लिए उसकी परिभाषा लिखोगे। जिन हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के मध्य इकहरा बंध होता है, उन्हें संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। जिन हाइड्रोकार्बन के कार्बन परमाणुओं के मध्य दोहरा अथवा तिहरा बंध होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। जैसे ये है कार्बन कार्बन के बीच दोहरा बंध, और जैसे ये है कार्बन कार्बन परमाणु के मध्य तिहरा बंध, तो ये कहलाते हैं असंतृप्त। दूसरा पॉइंट आप इसमें लिख दीजिएगा, उदाहरण मीथेन, इथेन, और यहाँ पे आप लिखेंगे उदाहरण इथीन, प्रोपीन, इथाइन, प्रोपाइन। तो आपको 2 मार्क्स बड़े आसानी से मिल जाएंगे। अब उसके बाद जैसे कि बच्चों हमने पढ़ा आगे कि कार्बन की विलेयता। कार्बन की जो विलेयता है बच्चों, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में मैंने अभी बताया कि कार्बन जो है वो किसमें, कार्बन की विलेयता जो है या जो भी है, तो वो कार्बनिक यौगिकों में ही विलेय है। ठीक है, ऐसे ही कार्बनिक यौगिक भी जो होते हैं वो पानी में अघुलनशील होते हैं और कार्बनिक यौगिकों में बड़ी आसानी से घुल जाते हैं। ओके, अब उसके बाद कार्बन की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया दिखाई गई है। तो बोल रहे हैं जैसे कि एक मोमबत्ती या एक बर्नर लो, और उसके ऊपर उसके फ्लेम पे आप किसी कहते हैं ना कि कोई होल्डर से पकड़िए कोयले को, और उसके मुंह तक लेकर के आइए और उसको बर्न करने की कोशिश करिए। ओके, तो आप क्या करोगे कि बर्नर के फ्लेम में आप यू आर बर्निंग कोयला। तो कोयला बर्न करते समय आप देखेंगे तो उसमें से एक प्रकार के फ्यूम्स निकलते हैं, काली काली ऐसे गैस निकलती है। तो वो गैस कौन सी होती है? तो आइए चलो हम अंदाजा लगाने की कोशिश करते हैं कि कार्बन का जब हम ऑक्सीजन में दहन करते हैं तो क्या मिलेगा हमें। तो कार्बन आप उसको ऑक्सीडाइज्ड फ्लेम में अगर आप हीट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? तो ऑब्वियस सी बात है, कार्बन डाइऑक्साइड मिलेगा बच्चों आपको।
तो इससे हम ये छोटे से प्रयोग द्वारा हम समझ पाते हैं बड़ी आसानी से। ओके, कार्बन ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड गैस निर्मित करता है। ओके, अब उसके बाद नेक्स्ट आते हैं बच्चों, ये हीटिंग का सिंबल है। देन आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में। हम क्या कर रहे हैं, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड जस्ट अभी हमने देखा कि किस प्रकार से इसकी निर्मित होती है। तो अब ये कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में कुछ बातें हम सीखने को हमें मिलेंगी आगे के टॉपिक में, जो है कि टाइटल कार्बन डाइऑक्साइड। तो बच्चों, कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र CO2 है। बताया जा रहा है इसका जो अणु द्रव्यमान है वो 44 है, इसका मतलब 44 है। तो कार्बन डाइऑक्साइड का अणु सूत्र CO2, इसका जो अणु द्रव्यमान है 44U है। तो 44 कैसे बच्चों, आपको मैंने एक चैप्टर में वहां पे हमने ये बताया था आपको कि कैसे आप अणु द्रव्यमान निकाल सकते हो। तो यहाँ पे कार्बन का आपको अणु द्रव्यमान लिखना है, परमाणु द्रव्यमान, और ठीक इसी तरह ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान को गुणे 2 करना है, और ये हो जाएगा 16 गुणे 2 25, और ये हो जाएगा कार्बन का परमाणु द्रव्यमान 12, और 12 और 25 को आप जोड़ोगे बच्चों तो आपको 44 आएगा। तो ये थोड़ा सा आपका जो आपने लास्ट टर्म में पढ़ा था नॉलेज, वो भी आपका ब्रश अप हो गया। अब उसके बाद आते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि इनके भौतिक और रासायनिक गुणधर्म क्या है। एक प्रयोग भी था बच्चों जो कि अभी के सिलेबस में आपको कैंसिल कर दिया गया है, तो वो प्रयोग अभी हमारे सिलेबस से तो हटा दिया गया है, बट उस प्रयोग को करने के बाद हम कौन कौन से कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुणधर्म और रासायनिक गुणधर्म को हम कहते हैं ना ज्ञात कर पाते हैं बड़ी आसानी से इस प्रयोग विधि द्वारा, उसका हम कॉलम बना लेते हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड के भौतिक गुणधर्म और ये है रासायनिक गुणधर्म बच्चों। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो होती है बच्चों, वो एक रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन प्रकार की गैस होती है। तो आप लिख सकते हो रंगहीन एंड एटसेट्रा। ओके, अब नेक्स्ट आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड के रासायनिक गुणधर्म पर, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज पे, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग है। ये अक्सर आपको सत्य असत्य में भी आती है, रिक्त स्थान में भी आती है, कि जैसे जलती हुई मोमबत्ती कार्बन डाइऑक्साइड गैस के पास ले जाने पर क्या होता है। ऐसे आपको पूछा जा सकता है, 3 मार्क्स के लिए ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं कि बताइए क्या होगा इन परिस्थितियों में, क्या होगा। पहला, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के समीप जलती हुई मोमबत्ती ले जाने पर, तो आपको उसका रिजल्ट बताना है कि क्या होगा। क्या जलती हुई मोमबत्ती जलती रहेगी और तेज ज्वाला से जलने लगेगी या बुझ जाएगी। तो आप यहाँ पे इन्फरेंस निकालते हो बच्चों की जलती हुई मोमबत्ती जो है बुझ जाती है। तो आप लिख सकते हो कि एक रासायनिक गुणधर्म में एक डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों ये है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ना ही ज्वलनशील है और ना ही जलने में सहायता करती है। ओके, आपने देखा होगा बच्चों जब कहीं पे बहुत कहते हैं ना भारी या भीषण आग लग जाती है, हाँ, कहीं गली मोहल्ले में या फैक्ट्रीज में, कभी किसी बिल्डिंग में, तो फायर एक्सटिंग्विशर की, मतलब जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जो है वो वहां पे दौड़ाई जाती हैं, और फिर उनके पास एक प्रकार का यंत्र भी होता है जिसे आप कहते हो क्या, अग्निशामक यंत्र। तो उसमें से वो जो पानी के साथ एक गैस भी निकलती है, हमें तो यही दिखता है कि वो अपना ट्यूब ऑन करते हैं और बहुत बहुत फोर्स के साथ और बहुत बड़े मात्रा में जो है वो उस पे पानी के बौछार किए जाते हैं, बट वो क्या है, बस पानी नहीं है, साथ में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी निकाली जाती है, और जिससे क्या होता है, आग बुझने में सहायता मिलती है। तो अब हमें समझ में आता है कि कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों जो है ना ही ज्वलन है ना ही जलने में सहायता करती है। ओके, इसका मतलब आग को बुझाती है। तो इसीलिए अगर आप कार्बन डाइऑक्साइड के समीप ऑब्वियसली जलती हुई कैंडल लेके जाओगे तो वो तो बुझनी ही बुझनी है। ऐसे ही आगे जा करके है अगर चूने का पानी,
अगर चूने का पानी में कार्बन डाइऑक्साइड डाला जाए तो क्या होगा? तो चूने का पानी जो एक ट्रांसपेरेंट, एक जो पारदर्शक पानी रहेगा, वो क्या हो जाएगा बच्चों? दुधिया हो जाएगा। इट टर्न्स मिल्की वाइट। तो यहाँ मोमबत्ती बुझ जाती है और दूसरा आप लिख रहे हो कि चूने का पानी क्या हो जाता है? दुधिया हो जाता है। इट टर्न्स मिल्की वाइट। अब उसके बाद अब अगर पानी के साथ किस प्रकार की प्रतिक्रिया करता है कार्बन डाइऑक्साइड बच्चों? तो पानी प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप पानी को बेटर मैं उसके अणुसूत्र में लिखूं तो H2O plus CO2, बच्चों यू कैन प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑल्सो कि H2CO3। तो इस तरीके से H2CO3 जिसे आप कहते हो कार्बनिक अम्ल। तो इस तरीके से बच्चों पानी के साथ कार्बन डाइऑक्साइड जो है इस प्रकार का कार्बनिक यौगिक तैयार करता है जिसे आप कहते हो कार्बनिक अम्ल, और इसका अणुसूत्र है H2CO3। तो ये अम्ल तैयार करता है। एट द सेम टाइम बच्चों ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है इसकी प्रकृति क्या है? क्या यह अम्लीय प्रकृति का है या यह भास्मिक प्रकृति का है? ये आपको कैसे पता चलेगा? तो आप सबने 8वीं कक्षा से पढ़ते आ रहे हो, नाम सुनते आ रहे हो, नीला लिटमस कागज। आपको पता चलता है नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है, तो नीला लाल हो जाता है, नीला लिटमस पेपर लाल हो जाता है। तो जिससे बच्चों आपको पता चलता है कि हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है यह अम्लीय प्रकृति का है। तो यहीं पे आज का हमारा टॉपिक खत्म होता है जिसमें हमने पढ़ना था इसकी रासायनिक गुणधर्म, और ये 4 उसके रासायनिक गुणधर्म। बच्चों मेरा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। आप में से अगर किसी को कुछ पूछना है तो प्लीज पूछिए। या राहुल, दिखता कैसा है? सॉरी कार्बन कैसा दिखता है मिस? बेटा, कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड डाइऑक्साइड जो दिखता है कैसा है? ये बच्चों रंगहीन गैस है। तो कलरलेस फ्यूम्स आते हैं, इसको कोई रंग नहीं है, जैसे सफेद लाल गुलाबी ऐसे इसका कोई कलर नहीं होता है। जैसे फ्यूम्स होते हैं धुएं के जैसे, वैसे ही ये रंगहीन गैस है। और कोई ओके मिस, और कोई बच्चों? या वेलकम बेटा। या हसन शेख, हेलो, गुड मॉर्निंग टीचर। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू। टीचर, कॉक की परिभाषा बताइए ना, कॉक आपने जो बताया। ओके, कोक। तो कोक बच्चों जो पत्थर कोयला को जलाने पर, उसको गर्म करने पे या उसके दहन पे कोल गैस निकालने पर जो शुद्ध कोयला बच जाता है उसे हम कहते हैं कोक। पत्थर कोयला में से कोल गैस निकालने पर जो शुद्ध कोयला बच जाता है उसे कोक कहते हैं। क्लियर? क्लियर हसन? या और कोई, और किसी को कुछ पूछना है तो? इसी तरीके से लेक्चर में बने रहा करिए बच्चों। आप लोग बोर्ड का एग्जाम नजदीक, मतलब 9th स्टैंडर्ड है तो ठीक है, आपके एग्जाम्स जो हैं वो अब काफी नजदीक आ रहे हैं। तो इसी तरीके से लेक्चर में बने रहिए। और कृपया एक लास्ट बार मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि किसी भी लेक्चर को अटेंड करने के बाद प्लीज उसका रिविजन जरूर किया करिए। इसी के साथ मैं अपने लेक्चर को यहाँ समाप्त करती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर अटेंडिंग माई लेक्चर बच्चों।